हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 3rd चैप्टर का 7th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि जो पादप जगत है आखिरकार उसमें वर्गीकरण कैसे हुआ, फिर शैवालों की क्या क्या फीचर्स थे वो हमने देखे। इसी के साथ हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से उसमें जनन क्रियाएं होती है, और साथ ही साथ हमने उसके उदाहरण भी देखे। तो आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, किस तरह के समूह में इनको विभाजित किया गया है और इनकी जनन क्रिया किस तरीके से होती है। तो स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट। तो बच्चों, टेरिडोफाइट का सबसे पहले हम देखेंगे कि हैबिटाट क्या है, दैट मीन्स इसका आवास स्थान क्या है। तो जो टेरिडोफाइट है ये ठंडे गीले छायादार स्थान पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये ठंडे स्थानों पर पाए जाएंगे, गीले स्थानों पर पाए जाएंगे, और जहाँ पर छाया होगी वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल होंगे। कौन? टेरिडोफाइट्स। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना, रेत जो टीले बने हुए होते हैं, बचपन में बहुत सारे टीले बनाए, उस पर चढ़ना, ये सब चीज़ें हमने की हैं। तो वही रेतीली मिट्टी है, वहाँ पर भी टेरिडोफाइट मिल जाते हैं। बट क्यों? क्योंकि इनको जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको पानी की आवश्यकता जो है वो कम होती है। इसी कारण से ये जो है इनका भौगोलिक, जो कहते हैं ना, भौगोलिक फैलाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा सीमित पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं, जो टेरिडोफाइट है उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सीमित हैं, और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता भी, मतलब निषेचन के लिए इनकी पानी की आवश्यकता जो है वो भी कम होने के कारण जो जीवित टेरिडोफाइट्स हैं उनका फैलाव भी क्या है? सीमित है, और इनका जो भौगोलिक क्षेत्रों तक का जो फैलाव है वो भी क्या है? सीमित है। आया समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको, जो टेरिडोफाइट है इनका हैबिटाट कैसा है? ये ठंडे, गीले या फिर जो नम है या फिर छायादार क्षेत्रों में ये इजीली अवेलेबल होते हैं। इनका फैलाव रेतीली मिट्टी जो होती है वहाँ पर भी है। इसी के साथ में इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सीमित है, और साथ ही क्या है कि जनन करने के लिए, निषेचन के लिए इनको क्या चाहिए? पानी की जो आवश्यकता होती है वो तुलनात्मक बहुत कम है, और यही रीज़न है कि भौगोलिक फैलाव भी जो टेरिडोफाइट का होता है वो भी सीमित प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। विशेष बातें जो है, जो इसकी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है वो हम देख रहे हैं। तो आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो आर्थिक रूप से हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये सजावटी पौधे और फन के रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसा कि हमने देखा है, बर्थडे पार्टी हो, मैरिजेस हो, कोई ओकेज़न हो, कोई स्पेशल मोमेंट हो, हम लोग डेकोरेट कराना नहीं भूलते, और जो डेकोरेशन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली टेरिडोफाइट्स के द्वारा ही होता है। जिन फ्लावर्स का हम यूज़ करते हैं, जो पौधों का हम यूज़ करते हैं, जो प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं। इसीलिए आर्थिक रूप से भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोगी है, योगदान देता है ये आर्थिक हमारी उस स्थिति में। फिर ये विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम उगने वाला, वापस से बोल रही हूँ कि ये विकास की दृष्टि से, यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या है? उगने वाला स्थलीय पौधा है। सर्वप्रथम जो स्थल पर उगने वाला पौधा है वो बताइए। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्थल पर उगने वाला सर्वप्रथम जो पादप था वो कौन सा है पादप जगत में से, या फिर मैं ये बोलूँ कि विकास की दृष्टि से मैं बात करूँ तो जो स्थल पे सबसे पहला जो पादप पाया गया है वो कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये तो टेरिडोफाइट होगा। एम आई क्लियर? फिर जिनमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं। जैसे कि हमने जब अभी पढ़ा था भाई, सबसे पहले शैवाल आया। शैवाल कैसा था? एक थैलव जैसा भाई स्ट्रक्चर था। फिर धीरे धीरे भाई पत्ती आने लगी, अब पत्तियां आने लगी, जड़ आने लग गई। अब जब हम टेरिडोफाइट पे आए तो वहाँ पर हमें क्या मिला? उत्तक भी मिलने लग गए, मतलब जाइलम और फ्लोएम मिलने लग गए। पानी का संवहन हो रहा है, भोजन का हमारे पास संग्रहण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो है वो जाइलम भी है और इनमें फ्लोएम भी है। ठीक है, जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार, यदि मैं जीवाश्मी रिकॉर्ड, अब ये जीवाश्मी रिकॉर्ड क्या है ना, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन,
बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जहाँ पर आप बहुत पुराने वृक्ष आपको मिल सकते हैं, बहुत पुराने युग से। या फिर हम बात करें, वो तो हो गया जीवित, लेकिन जीवाश्म की हम बात करें कि जो पौधे हैं किसी भी आपदा की वजह से या बहुत सालों से वो क्या कर रहे हैं, भूमि में दब गए और किसी को कोई जीवाश्म मिल गया, तो उसी आधार पर, है ना, जीवाश्मी रिकॉर्ड, जब हम उस जीवाश्म का कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसी आधार पर क्या बोला गया है, जो टेरिडोफाइट है वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो है प्रभावी वनस्पति था, यानी कि ये एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज में लिया जाता था और ये तने रूपी था, मतलब तने के रूप में पाया जाता था। इसके अंतर्गत हॉर्सटेल और फर्न आते हैं, किसके अंतर्गत, जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर टेरिडोफाइट में जो मुख्य पादपकाय है ना, जो टेरिडोफाइट की मुख्य पादपकाय है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट। आपको पता है जब हमने चैप्टर जो 11th की क्लास स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि पीढ़ी एकांतरण, उसमें मैंने बताया था गैमेटोफाइट यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था, इससे पहले मैंने बताई थी बीजाणुद्भिद अवस्था, है ना, जिसको मैंने स्पोरोफाइट बोला था इंग्लिश में, याद आ रही है। हमेशा कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। तो इसकी जब आपसे पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट की मुख्य पादपकाय अवस्था क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द्विगुणित बीजाणुद्भिद, या फिर हमारा स्पोरोफाइट इसकी जो है मुख्य पादपकाय अवस्था है। क्लियर हो गई बात। वास्तविक मूल, तना और पत्तियां इसमें प्रेजेंट होती है, वास्तविक मूल पाई जाती है और वास्तविक तना पाया जाता है, वास्तविक पत्तियां पाई जाती है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स है उसमें उसके समान संरचना थी, वास्तविक रूप से नहीं थी। आया समझ में। तो जब मैंने विकास की दृष्टि से देखा तो क्या क्या क्वालिटीज आ गई बच्चों, आप बताओ। देखो ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा था कि उसमें पत्तियों समान, जड़ के समान, तने के समान संरचनाएं हैं, ये मैंने ब्रायोफाइट्स में बात करी थी। जब मैंने टेरिडोफाइट की बात करी तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर तो एक्चुअल जो लीव्स होती है, एक्चुअल जो स्टेम है, जो एक्चुअल रूट है वो प्रेजेंट है, जड़, तना, पत्तिक वास्तविक रूप से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर संवहन उत्तकों का भी विकास हुआ है और ये सबसे पहले उगने वाले स्थलीय पौधे हैं। तो मेन मुद्दा याद हो गया हमें, 3 बातें, वास्तविक तना, जड़, पत्ती, मूल हमको मिला इसमें, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने बोली कि भाई ये तो स्थल पे उगने वाले सर्वप्रथम पौधे थे विकास की दृष्टि से। तीसरी बात हमने बोली इसमें संवहन उत्तक भी है, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम भी है, कितनी अच्छी बात है, 3 क्वालिटीज हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, टेरिडोफाइट की जो पत्तियां यदि छोटी होंगी, यानी कि लघु पर्ण, भाई छोटी को हम क्या बोलते हैं, लघु, पत्तियां क्या है, पर्ण है, तो लघु पर्ण वाली जो कंडीशन होगी उसका एग्जाम्पल क्या है बताइए, तो सिलेजिनेवा इसका एग्जाम्पल है। क्या है, सिलेजिनेवा। यदि मैं बोलूं कि बड़ी वृहद पर्ण है, यानी कि बड़ी इसकी पत्तियों का आकार है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फर्न हो सकता है। क्लियर हो गई। स्पोरोफाइट में क्या होती है, बीजाणुधानी, नेचुरल है, बीजाणुद्भिद अवस्था होगी तो बीजाणुधानी होगी, और ये बीजाणुधानी किस पे प्रेजेंट होती है, बीजाणु पर्ण पे। किस पे होती है, बीजाणु पर्ण पे ये प्रेजेंट होती है। अब शंकु, ये एक वर्ड है, ठीक है, शंकु क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो बीजाणु पर्ण, जो बीजाणु पर्ण है जिसपे बीजाणुधानी होती है ना, जो बीजाणु पर्ण है जिसपे बीजाणु धानी होती है, ये जो बीजाणु पर्ण है ये सघन होकर के क्या करता है, एक सुस्पष्ट रचना बनाता है, मतलब ये थोड़ा इसमें फुलाव आ जाता है, सघन हो जाता है और एक सुस्पष्ट रचना बनाता है, और ये रचना क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल है सिलेजिनेवा और इक्विसेटम। बच्चों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एवरी टाइम टोल्ड यू कि भैया एग्जाम्पल याद करने हैं, एग्जाम्पल को समझना है, और इवन मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे देखो मैं चाहती हूँ कि आप भी इनिशिएटिव लो। तो मान लीजिए मैंने सिलेजिनेवा बोल दिया, अब इसका डायग्राम आप सर्च कर लो, है ना, इसकी क्वालिटीज़ आप सर्च कर लो और नोट्स में साइड में लिख लो, ताकि आप भूलोगे नहीं, आपको अंतर विभेद पता लगेगा। और मुझे भी बताओ कि हाँ मैम ये देखो इस तरीके का डायग्राम है, तो इससे क्या होगा, ये आपका जस्ट ए होमवर्क। देखो आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर भी आपको होमवर्क मिलता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क तो यहाँ पर भी बनता है कि आप खुद से सर्च करो चीज़ें, हाँ या ना। नेक्स्ट बात है, बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट रचना बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये कर लेते हैं कि प्रोथैलस क्या है। जो प्रोथैलस होता है वो क्या है,
पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपसे बोल दें कि कंपटीशन एग्जाम में है भाई जो टेरिडोफाइट है उसमें प्रोथैलस की बताइए, या प्रोथैलस के बारे में बताइए, या उसकी संरचना के बारे में बताइए। तो प्रोथैलस क्या है? ये एक अस्पष्ट छोटी संरचना होती है, बहुकोशिक होती है यानी कि मल्टी सेलुलर होती है, मुक्त जीवी होती है, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब होता है। तो इस संरचना को हम प्रोथैलस कह रहे हैं। क्या होगा प्रोथैलस? जब बीजाणु यानी कि स्पोर अंकुरित होते हैं तो ये एक अस्पष्ट छोटी संरचना बनाते हैं जो कि मुक्तजीवी होती है ना, बहुकोशिक होती है। इसके अलावा ये अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब होते हैं और यही संरचना क्या कहलाती है? प्रोथैलस कहलाती है। क्लियर कहानी? फिर हम बोल रहे हैं अब जो मेन इंपॉर्टेंट है जनन क्रिया, कि आखिरकार जो टेरिडोफाइट है वो अपनी संख्या में गुणन कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करती हैं, इनकी जो अभिलाक्षिक गुण है जनन क्रिया उनमें किस तरह से होती है। ठीक है, तो युग्मोद्भिद में नर व मादा अंग होते हैं। जो युग्मोद्भिद अवस्था है यानी कि गैमेटोफाइट जो अवस्था है उसमें नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, जैसा कि हम पीढ़ी एकांतरण के दौरान पढ़ चुके हैं। तो नर और मादा अंग होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यदि नर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? पूधानी। क्या होगा? पूधानी। और यदि मादा की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी? स्त्रीधानी। ठीक है, फिर पानी के द्वारा पानी में जाएंगे। जो पुमणु है वो पुमणु क्या है भाई? नर युग्मक है पुमणु, जो कि पूधानी से निकलकर स्त्रीधानी के मुंह में प्रवेश करेंगे। क्या हुआ भाई? जो नर भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पूधानी है। पूधानी से युग्मक बन रहे हैं जिसको हम पुमणु बोल रहे हैं, और यही पुमणु पानी के सहारे या पानी का माध्यम लेकर के जो स्त्रीधानी है उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। और पुमणु व अंडे क्या है? मादा युग्मक है। युग्मक सलेन वहाँ होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है? युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। ये युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बनते हैं, और उसी युग्मनज से क्या बने? स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। आया समझ में? फिर ये बोल रहा है कि एक मिनट बच्चों, यह टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया यानी कि निषेचन की क्रिया करी, और दोनों ने क्या बनाया? एक युग्मनज बनाया, और उसी युग्मनज से स्पोरोफाइट की अवस्था बनी। और यही अवस्था बहुत ज़्यादा क्या होती है? पावरफुल है, प्रभावी है, इम्पैक्टेबल है। ठीक है, जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के हो तो यदि जो स्पोरोफाइट बन रही है तो स्पोर्स तो रिलीज होंगी। अब स्पोर्स यदि एक समान है तो उस स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस पौधे को जिसमें स्पोर्स समान है, समबीजाणुक। ठीक है, एग्जाम्पल है सिलेजिनेवा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं जब स्पोर वृहद या फिर लघु हो, यानी कि या तो बड़े हो या फिर छोटे हो, समान नहीं है ना, यहाँ पर या तो ये बड़े ही बड़े होंगे या फिर छोटे ही छोटे होंगे। लेकिन जब यहाँ पर बड़े हो या फिर छोटे हो, दोनों है ना, बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, ऐसी अवस्था विषम बीजाणु कहलाती है। एग्जाम्पल है साल्विनिया। ठीक है, फिर है नोट, स्पेशल नोट, जब भी हम वृहद कोशिका की बात में करेंगे, देखो बच्चों जो बायोलॉजी है उसमें जब भी हम बड़ी कोशिका के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगी? मादा को। ठीक है, और छोटी कोशिका लघु कोशिका की बात होगी तो वो हमेशा नर को इंडिकेट करेगी। ये दिमाग में फीड कर लो। ठीक है, अब दोनों में से मादा व नर युग्मोद्भिद बन जाते हैं, आगे जाके नर व मादा युग्मोद्भिद बनाएंगे। ऐसे पौधे में मादा युग्मोद्भिद, जो मादा युग्मोद्भिद होती है वो अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए जो प्रेरक पादप है उससे जुड़ी हुई रहती है, ताकि उसको क्या मिलती जाए? अपना पोषण मिलता जाए, अपनी आवश्यकताएं कंप्लीट करती जाए। मादा युग्मोद्भिद में युग्मनज का निर्माण होगा, नेचुरल सी बात है। फिर इससे नया शैशव भ्रूण बनेगा, और यही भ्रूण देखो टेरिडोफाइट के बाद जो अवस्था आती है वो आती है जिम्नोस्पर्म की, जिसमें बीज बनने लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो वहाँ पर क्या होगा? बीज बनेगा। तो बीज जो बनने की प्रक्रिया है ना वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाती है। कैसे? ये जब नया शैशव भ्रूण बना ना
तो ये जो घटना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बीज तो हमें पता है जिम्नोस्पर्म में ही आया है, लेकिन जो उसकी विकासात्मक जो हम स्टेज देखेंगे वो टेरिडोफाइट से ही शुरू हो गई, क्योंकि जो भ्रूण बन रहा है वो ही आगे जाके बीज बना रहा है। तो महत्वपूर्ण घटना हो गई ना, हाँ या ना। तो ये क्या कर रही है, बीज प्रकृति की ओर ले जा रही है। फिर जो टेरिडोफाइट है बेसिकली इसके 4 वर्ग हैं, साइक्लोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फिनोपसीडा और टीरोपसीडा। अब आपका यहाँ पे एक छोटू सा काम है, क्या काम है कि आपको ये जो 4 वर्ग हैं इनकी 5-5 क्वालिटीज़ अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं। थोड़ा सा होमवर्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 समूह दे रखे हैं आपको उसके नोट्स बनाने हैं, 5-5 कैरेक्टर्स लिखने हैं बस। और एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल भी आप उसमें नोट कर सकते हैं। ये क्या होगा, आपको एक इनिशिएटिव होगा ताकि आप में इंटरेस्ट जगे इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारे उदाहरण है, जैसे ये है सिलेजिनेवा का डायग्राम है, ठीक है, ये है हमारा जो इक्विसिटम है, फिर ये है फर्न और ये है सिलेनेविया, ठीक है। सेलिवेनिया जो है इसका एग्जाम्पल है। ये जो आप देख लोगे, ये पिक्चर आपको समझ में आ ही रही है। आप जब आपका एग्जाम हो और मान लीजिए टेरिडोफाइट पे आपका एक संक्षिप्त वर्णन पूछ ले, तो आप इसमें से कोई भी एक डायग्राम भी बना सकते हैं और एग्जाम्पल लिख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है टेरिडोफाइट का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम जब नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो वहाँ जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट ही तो क्या आगे लेकर जा रहा है इस चीज़ को। तो जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसको 7 पार्ट हो चुके हैं अपन के इस चैप्टर के, हाँ या ना। अभी जिम्नोस्पर्म बाकी है, एंजियोस्पर्म बाकी है, तो इससे पहले यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।